ओके स्टूडेंट्स, वन बाय वन आप लोगों की जो भी प्रेजेंटी है वो आप मुझे चैट में भेज सकते हो. ओके, सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी. ओके, सो आप लोगों के अपकमिंग कुछ इवेंट्स, आई गेस बोर्ड के एग्जाम्स मीन्स आपका सब्जेक्टिव टेस्ट आने वाला है नेक्स्ट वीक से, राइट? देन आप लोगों का उसके बाद मेजर टेस्ट है संडे को. जिन बच्चों का सब्जेक्टिव नहीं होगा, जिस बैच का, उनका मेजर टेस्ट है. आप लोगों को आपके टॉपिक्स मिले हैं अपकमिंग टेस्ट के. यू हैव टू रिप्लाई मी स्टूडेंट्स, आप लोगों को आपके टॉपिक्स मिले हैं क्या? नो मैम. ओके, सो बेसिकली आपके जितने सेशंस हुए हैं अब तक उतने ही आने वाले हैं. आई गेस फर्स्ट 4 चैप्टर, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और आई गेस सेल वाला चैप्टर है, सेल द यूनिट, नॉट सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. वो चैप्टर्स आएंगे. द थिंग इज PNMT2 बैच थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, तो वन सेल वाला पार्ट छोड़कर बाकी सारे चैप्टर्स आपके हो चुके हैं. सो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि एटलीस्ट जो भी बाकी चैप्टर्स हैं उनके प्रॉपर रिविजन, MCQs ये आप स्टार्ट कर दो मेजर टेस्ट के लिए. ओके, और उसके साथ साथ जो भी आपके बोर्ड के चैप्टर्स हैं, बोर्ड के भी वैसे ही है, सिमिलर चैप्टर्स ही हैं, यही टॉपिक है जो आपके आने वाले हैं, तो उसमें वो भी कवर होगा स्लोली. तो बहुत सारा कॉमन टॉपिक की वजह से आप लोगों का रिविजन बेटर हो जाएगा. अभी एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए एक और है. क्योंकि मैं आपका बॉटनी का सिलेबस PNMT1 के पैरेलल लेकर आना चाहती हूँ. सो आज जो मैं स्टार्ट करूंगी, मैं आपकी प्रॉपर बॉटनी स्टार्ट करूंगी. लाइक ये वीक में अदर देन लास्ट क्लास हमारा रिवीजन सेशन होगा मेजर टेस्ट का, जो भी हम रिवाइज करेंगे, अपने डाउट क्लियर करेंगे, एंड थोड़े से टिप्स वगैरह आपको एग्जाम से पहले जो मुझे देने हैं वो दूंगी. उसके अलावा मुझे आपका मॉर्फोलॉजी इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि PNMT1 में प्लांट किंगडम एंड मॉर्फोलॉजी ये 2 चीजें हो चुकी हैं, और आप लोगों का अब तक सिर्फ प्लांट किंगडम हुआ है. बट डोंट टेक टेंशन, आप लोगों का क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस कम हुई है और कोई रीजन नहीं है. वापस आपके नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ने लगेंगे तो फिर से जो ओवरऑल टॉपिक है वो भी कंप्लीट होने लगेगा. सो पैरेलल आई एम प्लानिंग कि आप लोगों का बाकी बैचेस की तरह पैरेलल जूलॉजी एंड बॉटनी कंटिन्यू होना चाहिए. सो व्हाट आई डू, मैं आपका ये वीक मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करती हूँ. कुछ मेरे पास प्रीवियस रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, वो भी मैं एडवांस में आप लोगों को भेजती रहूंगी. तो क्लास शुरू होने से पहले आप वो सेशन देखना. सो जब भी आप वो सेशन देखोगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा उसको समझना और जानना. और ऑलरेडी एक नॉलेज के साथ बैठोगे, तो नॉलेज के साथ बैठोगे तो क्लास बहुत ही स्मूथ और इजी आपके लिए होगा. काफी चीजें हैं, एग्जाम्पल्स हैं इसमें, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में ओवरऑल एग्जाम्पल बेस्ड ही सब कुछ है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं. इसीलिए बॉटनी हमें ओवरऑल डिफिकल्ट लगती है. सो ये मेरा टारगेट है, और मैंने होल्ड किया हुआ है फिलहाल PNMT1 को, क्योंकि जब तक आप दोनों का सिलेबस मैच नहीं हो जाता मैं दोनों को मर्ज नहीं कर सकती है साथ में. हम एक बॉटनी कॉमन क्लास नहीं रख सकते, तो मुझे बॉटनी की कॉमन क्लास चाहिए. सो दिस इज माई टारगेट, और यही डिस्कशन मुझे आप लोगों से भी करना था. अगर आपको लगता है कि इन सब चीजों में कोई इशू है या कोप अप नहीं हो पाएगा, देन प्लीज लेट मी नो कि ऐसा हो पाएगा या नहीं. इसीलिए मैं आपको कोई भी हैवी टॉपिक नहीं, मैं आज मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करूंगी, बिकॉज इनिशियल जो इसका कंटेंट है वो बहुत ही इजी है. इट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन कि प्लांट्स का बेसिक नेचर क्या होता है. वो भी हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हमारा जो चैप्टर का नाम है, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. तो आपको क्या करना है, जो एंजियोस्पर्म लास्ट टाइम आपने पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब वही एंजियोस्पर्म को आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है. पूरा का पूरा बॉटनी जो है वो उसी के अराउंड है, नथिंग एल्स. इसीलिए प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म का इतना डिटेल दिया नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा बॉटनी ही आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो वहां पे पढ़ के कोई फायदा नहीं है. सो दैट इज वन थिंग. दूसरा आपका जो भी बाकी सारी चीजें हैं, लाइक जो इनिशियल पार्ट है मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड या एनाटॉमी से रिलेटेड, उसमें एग्जाम्पल ज्यादा मैटर करते हैं. तो धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना है. बट उससे पहले बॉटनी एज सच टॉपिक आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है, राइट? आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा इन जनरल बॉटनी के ऊपर. जितना जूलॉजी इंटरेस्टिंग लगता है उतना बॉटनी नहीं लगता. तो कोशिश ये करनी है कि हम ज्यादा टाइम बॉटनी को दें, क्योंकि वो समझना डिफिकल्ट है, और आपका 50% पोर्शन बॉटनी से आता है. कभी भी कोई भी एग्जाम में 50% आपका बॉटनी वाले सेक्शन से आएगा. तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. अगर आपको बेटर स्कोर करना है और रैंक लाना है, सो यू कैन नॉट इग्नोर इट.
तो इस तरीके से मुझे आपको पैरेलली लाना पड़ेगा और तभी ये मेजर टेस्ट तो हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट आएगा उस टाइम पे आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीटली फिनिश्ड हो और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। ओके, स्पेशली PNMT 2 बैच को का कॉन्फिडेंस मुझे इम्प्रूव करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बैच का कॉन्फिडेंस उतना अभी नहीं हो पा रहा। रीजन इज आप लोगों का टाइम मैच नहीं हो रहा है, देन एवरीवन इज फेसिंग लिटिल इशू, सबका ऑफलाइन ऑनलाइन, इसके बीच में आप जम्बल अप हो रहे हो। और दूसरी चीज ये, आपका सिलेबस उतना पूरा नहीं है, तो सिलेबस जब पूरा नहीं होता है तो कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं होता है। ओके, बट स्लोली हम लोग सारा चीज अचीव करेंगे, डोंट वरी। हमारा टारगेट जनवरी है, मीन्स आप लोगों का टारगेट मेरे पास जनवरी तक का है। सो मेरा ये टारगेट है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैक्स टू मैक्स जनवरी तक और फेब मिड तक आप लोगों के सारे सिलेबस में कंप्लीट करवा दूं विथ प्रॉपर रिविजन एंड टेस्ट। ओके, सो दिस इज माय टारगेट। सो मॉर्फोलॉजी आज स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन सेशन होगा, आप लोगों के लिए भी लाइट होगा, ताकि आप वापस सेशन के बाद आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं आप उसकी पढ़ाई कर सको। इज इट ओके? Yes. Okay. Okay, so let me start morphology of flowering plants. As I said, हमें सबसे ज्यादा इसमें डिस्कस किसके बारे में करना है? एंजियोस्पर्म्स के बारे में। अभी जो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग है वो आपको अच्छे से पता है। रुचिर, टेस्ट में सब सारा सिलेबस होता है ना, आपका सिर्फ बायोलॉजी नहीं होता, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो प्रॉपर नीट का कैसे एग्जाम होता है उसकी प्रैक्टिस है, डेमो है। तो छोटे छोटे पोर्शंस लिए जाते हैं अभी, क्योंकि ज्यादा पोर्शन हुआ नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन होता है। तो हर 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में एक मेजर टेस्ट आ जाता है, क्योंकि 2 to 3 मंथ्स में 3-4 चैप्टर हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के नॉर्मली। तो 3-4 चैप्टर का इकट्ठे आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आप में भी प्रैक्टिस हो जाए। 1 टॉपिक 2 टॉपिक के साथ साथ 4 टॉपिक 5 टॉपिक, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस रहेगी। फिर ईयर एंड में एक मेजर टेस्ट हो जाएगा जिसमें कि पूरा 11th का सिलेबस आएगा, ताकि आप जो ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर पाए। लोड एक बार में नहीं दे सकते ना, एक बार में मार्च के एंड में एग्जाम नहीं ले सकते। थोड़ा थोड़ा जितना सिलेबस होता जाता है उसका हमें एग्जाम लेना पड़ता है। आप लोगों का रिविजन भी इसी से रहता है। डोंट वरी, डोंट टेक टू मच ऑफ प्रेशर अबाउट दिस एग्जाम। जितना आता है बस कॉन्फिडेंट रहो, साथ साथ आप जो भी प्रैक्टिस कर चुके हो और जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, बस उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ओके, सो बेसिकली मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें यानी मॉर्फोलॉजी वर्ड पे आपको ध्यान देना है। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है? फॉर्म्स एंड फीचर। तो बेसिकली आप एग्जैक्टली इसमें क्या पढ़ोगे? फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ प्लांट, यानी ओवरऑल प्लांट कैसा दिखता है, कौन सी चीजें अडेप्ट की हैं, अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो वो कैसे हुआ है, प्लस क्या रीजंस थे कि उनमें वो मॉडिफिकेशंस आए। तो इस टाइप की जब स्टडी होगी तब उस चीज को हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। हम ये नहीं देख रहे कि अंदर से क्या हो रहा है, उनके जाइलम फ्लोएम या फिर अंदर पिट में क्या हो रहा है, ये सब हम नहीं ध्यान देंगे अभी। अभी हम ध्यान देंगे कि उनका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, उनके फॉर्म्स कैसे चेंज हो जाते हैं, उनके फ्लावर्स कैसे दिखते हैं, कितने टाइप की फैमिलीज बनती है। आपको मेजरली इस सेशन में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में यही डिस्कस करना है। देखो, अभी मैं ओवरऑल अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं कि प्लांट कितनी चीजों में क्लासिफाइड है, सो बेस्ड ऑन इट्स लिविंग या लाइफ स्पैन के बेसिस पे ये 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, एज पर डिपेंडेंट ऑन लाइफ स्पैन। पहला है एनुअल। एनुअल मीन्स ऐसा प्लांट जो एक सीजन या हार्डली 1 ईयर जिंदा रह पाता है, दैट काइंड ऑफ प्लांट इज एनुअल। तो एनुअल का एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अंडरस्टैंडिंग सब लोग रखते हैं एनुअल का, मैं बस यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ। दैट इज मस्टर्ड, ठीक है, पी या फिर पैडी, राइस, व्हीट जो हम बोलते हैं, ये सारी चीजें जो क्रॉप्स होती हैं दे आर एनुअल। देन कम्स बाइनियल। बाइनियल यानी 2 सीजन कंप्लीट या फिर ऑलमोस्ट 1+ ईयर, 1+ ईयर या फिर 2 सीजन, वही सीजन वापस से अगर उनकी साइकिल में रिपीट हो रहा है, यानी समर सीजन में अगर प्लांट ग्रो हुआ है तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट समर तक वो जिंदा रह पाएगा, यानी 2 सीजन्स टच कर पाएगा। सो दैट काइंड ऑफ प्लांट विल बी बाइनियल प्लांट्स, या फिर कॉमन लैंग्वेज में जो अब तक हम पढ़ते हैं दैट इज रिलेटेड टू 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स या फिर 2 सीजन आप बोल सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ प्लांट इज बाइनियल। एग्जाम्पल दे रही हूँ, रेडिश, कैरेट,
अनियंस, बेसिकली ये एक बार में ही निकाल लिए जाते हैं, विद इन 1 ईयर इनको निकाल लिया जाता है कमर्शियल पर्पज से, यानी एग्रीकल्चर और फार्मिंग के केस में जिस टाइम पे ये प्लांट रेडी टू ईट हो जाते हैं या फिर इनमें इनफ फूड स्टोरेज हो जाता है और ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, उसी स्टेज में इनको निकाल लिया जाता है। बट एक्चुअली अगर इनको छोड़ देंगे तो एक क्रॉप यानी एक प्लांट ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। दिस इज देयर नॉर्मल लाइफ साइकिल, सो दैट इज बाइनियल। उसके बाद जो आता है दैट इज पेरिनियल। पेरिनियल यानी सेवरल ईयर्स तक जो जिंदा रह सके, दैट प्लांट इज पेरिनियल। अब सेवरल ईयर्स तक देयर आर मेनी ट्रीज, आपके आसपास पेड़ ही पेड़ हैं जो सेवरल ईयर्स तक रहते हैं, मैंगो, गुआवा, बैनियन ट्री, ठीक है, या फिर बनाना ट्री, ये सारे ट्रीज जो हैं ये सेवरल ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स जिंदा रह पाते हैं, दैट इज पेरिनियल। सो इनकी लाइफ स्पैन के बेसिस पे इनका ये 3 क्लासिफिकेशन है। अब देखो इनके मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगी, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी आप पूछोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कॉमन है, सबको पता है ऑटोट्रॉफिक होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, तो ये तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। नो डाउट ऑटोट्रॉफिक है, बट देर आर फ्यू प्लांट्स जो एक्चुअली कुछ और मीडियम भी अडेप्ट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, यानी उनका क्या सिचुएशन चल रहा है उस पे, या फिर उनके आसपास न्यूट्रिशन की कितनी अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंडेंट वो क्या करते हैं, अपने कुछ मॉडिफिकेशंस लाते हैं अपनी बॉडी में। ओके, सो इसीलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्लाइटली जो है वो चेंज हो जाता है, वो क्या बोलते हैं कि दूसरों की तरह बिहेव करने लगते हैं, या फिर रेडीमेड फूड भी चाहिए इनको। तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो बेसिकली ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, फर्स्ट इज सैप्रोफाइट, यानी ऑटोट्रॉफिक रहेंगे, नो डाउट दे आर गोइंग टू बी ऑटोट्रॉफिक, बट पार्टली दे आर गोइंग टू बी सैप्रोफाइट ऑल्सो, यानी सैप्रोफिटिक ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना है, नॉर्मली जो इनके आसपास डेड और डिकेड प्लांट्स हैं उस मैटर को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, उस पर डिपेंडेंट होने लगते हैं, तो इनकी जो रूट्स होते हैं वो उन पे स्प्रेड हो जाती हैं और स्लोली उनसे मिनरल्स या फिर अगर डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है तो वो उसको एब्जॉर्ब करने लगेंगे। एग्जाम्पल हमस। एंड ऑफ द सेशन कुछ फोटोज भी मैं शो करूंगी, जो भी हम ऑड वन आउट कोई एग्जाम्पल अगर डिस्कस करते हैं तब। इंडियन पाइन, ऑर्चिड, ओके, ऑर्चिड तो सबने सुना है, सो दैट इज सेप्रोफिटिक। देन सिमिलरली ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिन जो पैरासाइट की तरह भी होते हैं, सो देयर आर पैरासिटिक ऑल्सो। ठीक है, अभी पैरासिटिक में 2 टाइप के पैरासाइट्स आ जाते हैं, यानी स्टेम और रूट के फंक्शन के ऊपर इनकी पैरासिटिक नेचर जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे? लेट्स डिस्कस। पैरासाइट में ऐसे भी प्लांट्स हैं, पैरासाइट्स में ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट, मतलब मैं पूरे पैरासिटिक नेचर को स्टेम और रूट में डिवाइड करती हूँ। तो पहला केस हम लेते हैं स्टेम का, तो यानी वो जो स्टेम है अगर वो टोटल पैरासाइट है, कंप्लीटली वो रैप्ड अराउंड है दूसरे प्लांट्स के साथ या उनके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, दैट काइंड ऑफ स्टेम या फिर दैट काइंड ऑफ प्लांट इज नोन एज टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, एग्जाम्पल दूं तो कस्क्यूटा, आई विल शो कस्क्यूटा कैसा दिखता है, मैं वो शो करती हूँ। दूसरा है जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है, दैट इज पार्शियल स्टेम पैरासाइट। इट मीन्स नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट, कंपल्शन नहीं है यहाँ पे। समटाइम्स अगर स्कार्सिटी हुई फूड की या मिनरल्स की तभी ये दूसरे प्लांट पे अटैक करेंगे या फिर उनसे डायरेक्ट फूड लेंगे, दैट इज पार्शियल। इसका एग्जाम्पल है लॉरेंथस, आई विल शो दिस पिक्चर ऑल्सो, लॉरेंथस। तो ये तो था स्टेम से रिलेटेड, यानी स्टेम में अगर न्यूट्रिशन को लेके कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उसके ही तरह रूट में भी मॉडिफिकेशन हो जाता है अगर न्यूट्रिशन को कंसिडर करें। सो सिमिलरली इनमें भी होता है, दैट इज टोटल रूट, यानी टोटल रूट पैरासाइट। अगर कंप्लीटली रूट दूसरे प्लांट में इंजेस्टेड है, मतलब वो रूट सॉइल में जाने की बजाय क्या कर रहे हैं, दूसरे प्लांट के स्टेम में, उनके फ्रूट में, या फिर उनका अंडरग्राउंड रूट है तो उस रूट के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट होते हैं, ऐसे प्लांट को कहते हैं टोटल रूट पैरासाइट। तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी घोस्ट फ्लावर।
ठीक है। देन नेक्स्ट इज पार्शियल, जैसे स्टेम के केस में था वैसे यहाँ भी पार्शियल हो गया। सो पार्शियल रूट में एक्चुअली सैंडलवुड, सैंडलवुड पता है ना, चंदन, चंदन की लकड़ी, चंदन का टीका सुना ही होगा। सो दैट इज बेसिकली पार्शियल रूट। चंदन को एक और नाम बोलते हैं सैंटिलम, बिकॉज इट्स कॉमन और आ सकता है कभी पूछ लेते हैं, सैंटिलम एल्बम। सो बेसिकली ये इनका साइंटिफिक नेम है। सो दिस इज पार्शियल रूट। सो बेसिकली क्या डिस्कस किया यहाँ पे, अदर देन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांट जो होता है वो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। कब? जब आसपास उनके न्यूट्रिशन की कमी हो, सॉइल में सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी या फिर डिसॉल्व मिनरल्स नहीं है तब। ऐसे में दो कंडीशन देख लिए, पहला सैप्रोफाइट, दूसरा पैरासाइट। अभी सैप्रोफाइट और पैरासाइट आपको पता है क्या होता है। तो प्लांट कैसे सैप्रोफिटिक होगा, उसके जो रूट्स होंगे उसके आसपास जितने भी डेड वेजिटेशन होंगे या जो भी डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स होंगे उन पे डायरेक्टली रूट क्या करेगा, अपने हेयर स्प्रेड करेगा और रूट स्प्रेड होगा और सारा न्यूट्रिशन ले लेगा। एग्जाम्पल आपको दिया है, जो सेप्रोफाइट आप समझते हो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। एंड देन पैरासाइट, पैरासाइट कौन होता है, जो दूसरे होस्ट पे डिपेंडेंट होता है, दैट इज योर पैरासाइट। सिमिलरली यहाँ पे स्टेम और रूट पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, नॉट होल प्लांट। मेन चीज जो मेन न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है वही पार्ट पैरासाइट की तरह बिहेव करेगा। तो स्टेम और रूट के केस हमने डिस्कस कर लिए, दैट इज टोटल एंड पार्शियल। एक लास्ट कैटेगरी आती है कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी ओवरऑल किस पे डिपेंडेंट है, कंप्लीटली एक क्या बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज कार्निवोरस। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशन कब आती है, जब भी प्लांट को सॉइल में नाइट्रोजन की कमी दिख रही है या नाइट्रस बेस्ड कंपाउंड जो है वो कम हो जाते हैं इन सॉइल। तो जब सॉइल में नाइट्रोजन कम हो जाता है ना, तो ओवरऑल सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तभी जो जिनके घर पे क्रॉप होते हैं या खेती होती है उन लोगों को आइडिया होगा कि हर दो सीजनल क्रॉप्स के बीच में जो गैप आता है उसमें लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाए जाते हैं। ओके, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेग्यूमिनस क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं बेसिकली उसके पीछे रीजन ये होता है, उनके नॉड्यूलेटेड रूट्स होते हैं और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जब वो हेल्प करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो नेक्स्ट बैच जो सॉइल क्रॉप का होगा उनको फिर से एक फर्टाइल सॉइल मिलेगा, क्योंकि इससे पहले वाले बैच ने सारा सॉइल जो बेसिकली नाइट्रोजनस कंपाउंड या मिनरल्स हैं वो यूज करके रखा होता है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस है, क्योंकि वो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिजम्स तो कैसे हैं, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स जो आसपास होते हैं वो मिक्स होते रहते हैं कंटिन्यूअस सॉइल में, बट नाइट्रोजन जो है, हैवी नाइट्रोजन, वो थ्रू एटमॉस्फेयर ही फिक्स हो सकता है इनसाइड द सॉइल। दैट इज ऑल्सो द रीजन, मतलब ये एक फैक्ट है जो आप सबने आई गेस ज्योग्राफी में सुना होगा या कहीं ना कहीं तो सुना होगा। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्निवोरस प्लांट्स, उनको अडेप्ट करना पड़ता है नेचर, उनको एक एनिमल पे डिपेंड होना पड़ता है। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके सॉइल में हेवी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, सो दिस कंडीशन अकर्स व्हेन लैक ऑफ nitrogenous food in soil, ऐसी कंडीशन तब आती है। तो नाइट्रोजनस फूड की कमी को पूरा करने के लिए एनिमल चाहिए। अभी एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन का अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, सबको पता है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब चीजें आपने सुना होगा। सो ये जो पिचर प्लांट होता है दैट इज ऑल्सो कार्निवोरस प्लांट। ठीक है, इसको आप निपेंथस बोलते हो, ये नाम थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि पिचर प्लांट इज वेरी कॉमन, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। okay, इसको हम बोलेंगे डायोनिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन इन द न्यूट्रिशन। अभी हम क्या देखेंगे, मॉडिफिकेशंस देखेंगे ओवरऑल प्लांट का, कि वो एनवायरनमेंट में कैसे अपने बॉडी में चेंजेस लाके सरवाइव कर रहे हैं, चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर हो, चाहे इंटरनल फैक्टर हो, चाहे स्पीशीज के साथ कंपटीशन हो, जो भी रीजन हो, प्लांट ने अपने जीने के लिए क्या किए, नए नए तरीके अपना लिए। तो वो क्या तरीके हम वो डिस्कस कर रहे हैं, उनमें से एक था न्यूट्रिशन।
सो न्यूट्रिशन के ये तीन मेजर टाइप जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ वो आपके साथ डिस्कस किए। ये सबको समझ में आया यहाँ तक? एनी डाउट्स? No, ma'am. ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड? लिख लिया सबने? Yes. Yes, ma'am. ओके, सो ये तो हो गया, ये सुपरफिशियल था, लेस इंपॉर्टेंट, लेसर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अब हम मोर इंपॉर्टेंट स्टडीज पे जाएंगे जो एक्चुअली कंटेंट आपकी एनसीईआरटी से मैच होगी, मैं उसकी बात करूंगी। ठीक है, तो पहला जो चीज है मॉडिफिकेशन जो आप डिस्कस करोगे दैट इज रिलेटेड टू रूट्स। हम रूट टू टिप पे जाएंगे, पहले रूट रीजन देखेंगे, उसके बाद शूट रीजन के मॉडिफिकेशंस या फिर फॉर्म्स एंड फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हो गया रूट। अभी रूट का ओवरऑल नेचर सबको पता है, इसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो अब काम लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसके मूवमेंट से रिलेटेड मैं कुछ चीजें बोलूंगी। रूट शोज पॉजिटिव, आप बताना आपको ये बात समझ में आई या नहीं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। किस किस को ये वर्ड्स तीनों समझ में आए? Who would like to explain me? You have to raise your hand. थोड़ा सा सोचो, इस बात पे जोर डालो एंड मुझे बताओ कि ये बात आपको समझ आई या नहीं। Yes, संस्कृति। Roots grow in the direction of gravitational force. करेक्ट। सो बेसिकली रूट्स कहाँ ग्रो होता है? जहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके डायरेक्शन में ग्रो होता है। व्हाट अबाउट हाइड्रोट्रॉपिक? यस, समीक्षा। जहाँ पे पानी होता है या उससे मिनरल्स मिलते हैं वहां पे ग्रो करते ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, यस। और लास्ट में लिख रही हूँ नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ये कितनों को समझ में आया? यस, संस्कृति। They grow away from sunlight. करेक्ट। सो लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट है और ग्रेविटेशनल पुल और वाटर के अलोंग मूवमेंट है, यानी जहां भी वाटर प्रेजेंस होगा वो उस डायरेक्शन में ग्रो करते जाएंगे, साथ ही साथ वो टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करते हैं। सो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ रूट्स। ये बेसिक नेचर है, वो ऐसे बने हैं, बट देयर आर रूट्स जो ये सारी चीजों को ब्रेक भी कर देते हैं, कुछ कुछ ऐसे ही भी है। तो उससे पहले मैं आपको रूट के रीजन्स के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ कि उनके रीजन्स क्या क्या हैं। सो इट हैज बेसिकली 4 रीजन्स। पहला है रूट कैप। फर्स्ट रीजन है हमारा रूट कैप, यानी रूट को कैपिंग की जरूरत है ताकि उसका टिप जो है वो बार बार डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, तो इसका मेजर वर्क क्या होगा? इट प्रोटेक्ट्स टेंडर एपेक्स। एपेक्स यानी टिप, एपिकल रीजन जो होता है वो टेंडर है, यानी वो नाजुक है, सॉफ्ट टिश्यूज है, उसको कवर करने के लिए एक रूट कैपिंग की रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई रूट कैप। डायग्रामेटिकली भी शो करूंगी, पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। देन है एक मेरिस्टेमेटिक जोन। रूट कैप से जस्ट ऊपर कुछ मिलीमीटर तक एक मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। फॉर व्हाट? फॉर ग्रोथ पर्पस या सेल डिविजन पर्पस। कहीं भी डैमेज हो गया, नए सेल्स रिपेयर करना हो या रीजनरेट करना हो, ऐसे केसेस हो जाएंगे तो मेरिस्टेमेटिक जोन की रिक्वायरमेंट होगी। ये एक चीज हो गया। देन उसके जस्ट ऊपर, थोड़े ऊपर और एक और रीजन होता है इलोंगेशन। इलोंगेशन रीजन यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो यहाँ पे सेल्स हैं वो कहाँ फिट होंगे, यानी इतने सारे सेल्स जब बनेंगे तो उनको कहीं तो डिपॉजिट होना पड़ेगा, उस रीजन को एक्सपैंड करना होगा। सो दैट इज इलोंगेशन रीजन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? बेसिकली एनलार्जमेंट में हेल्प करेंगे, साइज ग्रो करेंगे। ये बेसिक फंक्शन हो गया इलोंगेशन रीजन का। देन फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, that is the maturation region.
अब मैच्योरेशन की बात करती है, यानी यहाँ पे वो मेन सेल्स हैं जो रूट का एग्जैक्ट काम करते हैं, जिस चीज के लिए रूट बना है वो मेजर वर्क करेंगे, एंड दैट मेजर वर्क विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, सो दे आर बेसिकली डिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी सेल्स का सेकेंडरी ग्रोथ हो चुका है, उनको उनका काम दे दिया है. दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी फेट ऑलरेडी डिसाइडेड. प्लस मैच्योरेशन रीजन में एक चीज प्रेजेंट होती है, एब्जॉर्प्शन तो होगा, बट वो एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा? रूट हेयर्स, फाइन हेयर्स की रिक्वायरमेंट है, सो रूट हेयर इज प्रेजेंट. तो मैच्योरेशन रीजन में ओवरऑल मेजर वर्क हो रहा है ग्रोथ एब्जॉर्प्शन का, और एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रूट हेयर्स. नाउ लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. ट्राई करते हैं ड्रॉ करके कि इनके रीजन्स को हम बेटर समझ पाए. ओके, सो पहला जो एरिया है दैट इज गोइंग टू बी योर रूट कैप. ये पूरा का पूरा जो एरिया है दैट इज गोइंग टू बी योर रूट कैपिंग रीजन. उसके जस्ट ऊपर कुछ दूरी तक, यानी एक स्मॉल एज जो होता है दैट इज मेरिस्टेमेटिक जोन. उसके ऊपर फॉर सम डिस्टेंस थिकर देन मेरिस्टेमेटिक एक्चुअली इलोंगेटेड रीजन होता है. यानी बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं. एंड देन जो उससे ऊपर है दैट इज बेसिकली योर रूट हेयर्स. तो जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो मैच्योरेशन रीजन में प्रेजेंट होते हैं. यस तेजस, दिस इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सेशन हैज जस्ट स्टार्टेड, डोंट वरी, आपने कुछ मिस नहीं किया है. मॉडिफिकेशंस जस्ट पढ़ा रही हूं मैं आपको. ओके, सो ये हो गए आपके रूट हेयर रीजन. तो इनको लेबल कर देते हैं हम. So this was maturation, this was elongation, this was meristematic, and ये था root tip, and this is root hair. Okay, so this is the basic region और कह लो diagrammatic representation जिसमें हम roots के different regions के बारे में discuss कर रहे हैं. बात सबको समझ में आई? Yes. Yes. Okay, सबने लिखा है, बनाया है? Yes, ma'am. Yes. Okay, मैं स्लाइड चेंज करूं? बाकी किसी का कुछ रह गया है क्या? Okay, waiting for 2-3 minutes. मैम वो ऊपर का या मैच्योरेशन रीजन के लिए क्या? हाँ, ये मैच्योरेशन. ओके, इफ इट इज डन देन मैं ये चेंज करती हूँ. Yes, ma'am. Done. सो बेसिकली ये आपका रूट रीजन हो गया. नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ओवरऑल जो रूट है वो मॉडिफिकेशन करता क्यों है, मींस व्हाट इज द पर्पस कि वो मॉडिफिकेशन करेगा, और क्या क्यों मींस और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली रूट मॉडिफिकेशन करता है जब उसको फूड स्टोर करना है, फूड स्टोरेज के लिए. मे बी देर आर मेनी रूट्स जो हम कंज्यूम करते हैं. एक्चुअली हमारे किचन में देखना आज जाके बहुत सारे रूट्स प्रेजेंट होंगे जो एक्चुअली आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो. देर आर सो मच ऑफ स्टेम्स जो आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो. ठीक है, देन फूड स्टोरेज हो गया. इन जनरल अगर प्रोटेक्शन करना हो तब. ठीक है, देन समटाइम्स इन सम प्लांट्स फॉर द रेस्पिरेशन, यानी गैसियस एक्सचेंज का साइट बन जाता है.
So these are what basically they are the basic reasons जिनकी वजह से कोई भी रूट मॉडिफाई करता है. Then comes the types of root. ये तो हो गया मॉडिफिकेशन. देन बेसिकली कितने टाइप के रूट प्रेजेंट होते हैं? दो मेजर टाइप्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स आ जाते हैं. पहला है टैप रूट, जो आपने एक्चुअली पढ़ा है, दैट इज योर टैप रूट. नेक्स्ट इज एडवेंटिशियस रूट. ठीक है, एनसीईआरटी में साथ में फाइब्रस भी लिखा है. सो आप इसी को एज अ फाइब्रस के केस में भी कंसिडर कर सकते हो, बट दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होते. बट फाइब्रस एडवेंटिशियस की वन ऑफ द कैटेगरी है. ओके, सो मेजर जो कैटेगरीज होती है दैट इज टैप एंड एडवेंटिशियस. टैप रूट यानी इसके पास क्या है? मेन ब्रांच. इट हैज मेन ब्रांच और कह लो मेन एक्सिस, और बाकी जो ब्रांचेस हैं वो इससे अटैच्ड है. स्मॉल ब्रांचेस जो हैं वो अटैच्ड रहते हैं. अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूं एग्जैक्टली कैसा दिखेगा, सो दिस इज द कॉमन एक्सिस ऑफ द रूट, और उससे क्या हो रहे हैं, बाकी जितने भी स्मॉल ब्रांचेस हैं वो इसके साथ अटैच्ड हो रहे हैं. वेरी फाइन ब्रांचेस, वो उसकी तरह थिक नहीं होंगे, थिक बस एक ही ब्रांच होगा. सो दिस काइंड ऑफ रूट इज टैप रूट. ठीक है, अभी एग्जाम्पल जब हमने एंजियोस्पर्म देखा था तब कहाँ पे देखा था? डाइकॉट के केस में देखा था टैप रूट. ठीक है, अब याद करते रहना थोड़ा सा एंजियोस्पर्म का जो भी आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो वो आप याद करते रहना. दूसरी चीज, दूसरा है एडवेंटिशियस का, यानी इनके पास डेंस नेटवर्क है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है. देयर इज नो एक्सिस, कोई मेन एक्सिस नहीं है, एवरीथिंग इज नेटवर्क्ड एंड रेटिकुलेटेड फॉर्म में है. तो उस टाइप के रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स. सो मेजर जो ये एडवेंटिशियस रूट्स है, अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, सो इट इज हाउ इट अपीयर्स. जरूरी नहीं कि रेडिकल से एडवेंटिशियस रूट जनरेट हो, कभी कभी स्टेम से डायरेक्टली भी जनरेट हो जाते हैं. तो इस टाइप के अगर रूट्स हुए सो उनको हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मोनोकॉट के केस में. ये मेजर टू टाइप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है. टैप और एडवेंटिशियस हमेशा ध्यान रखना, बाकी चीजें आप भूल सकते हो. सो ये क्या हो गए कुछ कुछ टाइप्स जिसपे की रूट्स डिपेंडेंट है. और ये दो टाइप आप ध्यान में रखो और मॉडिफिकेशन का रीजन ध्यान में रखो. ये रीजन पता है तब हम वन बाय वन मॉडिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो पहला मॉडिफिकेशन रूट का हम पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला पर्पस होगा फॉर फूड स्टोरेज. सो लेट्स डिस्कस मॉडिफिकेशन. So first type of modification is for storage. ठीक है, तो अब स्टोरेज के लिए क्या क्या फर्दर कैटेगरीज हैं, यानी अगर फूड को स्टोर करना है तो उन रूट्स के नाम, किस टाइप के रूट्स के नाम दिए गए हैं. तो पहला देख लो, फर्स्ट इज फ्यूजिफॉर्म. फ्यूजिफॉर्म रूट अब क्या होता है वो बताती हूँ. ये रूट ऐसा है जो मिडल पोर्शन में थिकर होता है, यानी मिडल पोर्शन इसका थिक होगा और बाकी जो टॉप और बॉटम एंड होगा वो थोड़ा सा थिन होगा. दैट काइंड ऑफ रूट इज फ्यूजिफॉर्म रूट. सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर लिखना हो, सो इट इज थिकर इन मिडल रीजन एंड थिन और टैपर्ड. ये भी एक नया वर्ड है जो आज आप सीख रहे हो. टैपर्ड मीन्स थिन. सो थिन और टैपर्ड फ्रॉम अदर टू एंड्स. मीन्स अगर ड्रॉ करके देखें, सो दिस रीजन इज गोइंग टू बी थिन, स्लाइटली थिक एंड देन थिन. ठीक है, कुछ ऐसा ये दिखेगा. So if this kind of root is known as fusiform roots. ऐसा रूट कहाँ देखा है अब हमने? घर में सबके होगा, नहीं होगा तो कभी ना कभी तो खाया ही होगा. दैट इज रेडिश, मूली. ठीक
ठीक है। सो मूली इज योर फ्यूजिफॉर्म रूट। अब मूली जब भी खाओगे तो सबसे पहले जो दिमाग में आनी चाहिए वो फ्यूजिफॉर्म ही आनी चाहिए। ओके, देन ये तो हो गया एक कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, सेकंड टाइप जो है दैट इज कोनिकल रूट्स। जैसा नाम है वैसे ही उनका स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोनिकल रूट्स यानी उनका जो टॉप है वो भी थिक है और वो स्लाइटली टॉप से बॉटम तक थिन होता जाएगा। इट मींस थिक टू थिन, ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। कहां से कहां? टॉप से बॉटम। मतलब पिक्चर बना के अगर दिखाऊं तो ये कैसा है, ये जो टॉप रीजन है दैट इज गोइंग टू बी थिक और स्लोली ग्रेजुअली बॉटम की तरफ जाता जाएगा तो वो थिन होता जाएगा। सो इस टाइप का जो रूट है, ये जो एक्सिस है ना, मैं इसलिए ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये स्टार्ट कहाँ से होता है। अदरवाइज मूली और गाजर दोनों सेम लगते हैं, बट एक्चुअली मूली है फ्यूसिफॉर्म और गाजर है कोनिकल। तो दिस इज योर गाजर। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये गाजर का है, यानी कैरेट। सो कैरेट इज योर कोनिकल रूट। तो अब गाजर अगर फ्रिज में है तो सबसे पहले याद आना चाहिए रूट मॉडिफिकेशन दैट इज कोनिकल रूट। देन सी कैटेगरी, यहीं पे मेंशन कर रही हूँ सी कैटेगरी। सो थर्ड टाइप है नैपी फॉर्म। अभी नैपी फॉर्म क्या होता है? नैपी फॉर्म का मतलब है कि वो स्वोलन एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, यानी उसका जो अपर एंड होता है, जैसे यहाँ पे कैसे कोन बन गया तो यही अपर पार्ट जो होगा वो स्वोलन हो जाएगा और स्फेरिकल हो जाएगा। तो अगर स्वोलन एंड स्फेरिकल हो गया उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नैपी फॉर्म। सो व्हाट विल यू राइट? swollen and spherical at upper end, that is your nappy form। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो कैसा ड्रॉ होगा ये? इस तरीके से। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल लुक। और ये हो गए उसके बाकी शूट सिस्टम। सो दिस काइंड ऑफ रूट इज नैपी फॉर्म रूट। अब इसका एग्जाम्पल ये भी खाया है सबने, टर्निप, शलगम जिसको बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। सो टर्निप इज द एक्चुअली मॉडिफाइड रूट। ये तीनों चीजें सबने सैलेड में खाई, सबने खाई है, और शायद अच्छा किसी को भी नहीं लगता होगा सिवाय गाजर के हलवे के। सो बेसिकली अब जब भी गाजर खाओगे, मूली खाओगे, टर्निप खाओगे, ये सारी चीजें जब खाओगे तो ध्यान में क्या रखना है कि इनका रूट मॉडिफिकेशन हुआ है और फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल एंड नैपीफॉर्म, ये तीन नाम याद होने चाहिए। सबको एक ध्यान रहेगा। समझ में आया यहाँ तक? Yes. Yes, ma'am. ओके, ओके, ये मैं चेंज करूं स्लाइड? Yes. ये तो हो गया पहला, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन। दूसरा पर्पस, यानी दूसरा और क्या Yes, क्या ma'am. पर्पस है? यस, ओके। सो सेकंड जो रूट है, सेकंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन दैट इज नॉड्यूलेटेड। नॉड्यूलेटेड मींस इनमें क्या होंगे? नॉड्स प्रेजेंट होंगे। अभी एक चीज बता दूं आपको, रूट अगर कोई पूछे, एमसीक्यू में पूछते हैं कि नोड्स एंड इंटरनोड्स प्लांट के कौन से पार्ट में होते हैं, तो प्लांट के शूट सिस्टम में नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, रूट सिस्टम में नहीं होते। तो रूट में नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं होते, बिल्कुल नहीं, ये इनका नेचर नहीं है। बट अब देखो यहाँ पे तो नॉड्यूलेटेड है, यानी नॉड्यूलेटेड वर्ड ये नोड से ही आया है, यानी गांठें बनने लग जाएंगी, उस गांठ को हम नोड बोलते हैं। तो बेसिकली जो नॉड्यूलेटेड है, तो नॉड्यूलेटेड में क्या होगा? स्मॉल स्मॉल एक्यूमुलेशन होने लगेगा। एक्यूमुलेशन किनका? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज का। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बन रहा है? रूट नॉड्यूल्स
are formed by nitrogen fixing bacteria. ओके, ये हो गया आपका इसका एक्सप्लेनेशन. अभी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कोई याद आ रहा है किसी को? एनीवन जो प्लांट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं? किंगडम मोनेरा कुछ थोड़ा सा याद आ रहा है? मैम राइजोबियम, ओके, गुड, Cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया. राइट. सो अभी साइनोबैक्टीरिया कैसा है? वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है. और राइजोबियम कैसा होता है? प्लांट के साथ सिम्बायोट एसोसिएशन में प्रेजेंट रहता है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको नॉड्यूलेटेड रूट ध्यान में रखना है. तो यानी पी, ग्राम्स, चिकपीस जिनको हम बोलते हैं, और बहुत सारे लेंटिल्स जो भी दाल वगैरह आप खाते हो, तो ये इस टाइप के प्लांट्स हैं, या फिर बीन्स, ये सब क्या है? इस टाइप के प्लांट्स हैं जिनमें की नॉड्यूलेटेड रूट्स होते हैं. नॉड्यूलेटेड रूट्स क्यों होते हैं? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में इनका अडेप्टेशन हो जाता है. रीजन, वहां पे नाइट्रोजन की कमी होगी. तो नाइट्रोजन की कमी होगी तो मदद मांगेगा प्लांट. तो मदद किसने दी? बैक्टीरिया ने दी. तो वो उनके साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, स्टोर करने लगते हैं जगह जगह पे. तो जो थोड़ी थोड़ी दूरी में क्या बन जाती है? उनकी गांठें बन जाती है. यानी अगर दिस इज द रूट, तो स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस पे उनके नॉड्स प्रेजेंट होंगे. सो इसी को हम नॉड्यूलेटेड रूट कहते हैं. सो ये हो गया आपका समथिंग रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन. देन after this comes respiratory roots. यानी ऐसा मॉडिफिकेशन रूट में जो कि ऑक्सीजन की कमी होने पे, या फिर आसपास के एरिया में ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है और प्रेशर बढ़ चुका है और प्लांट का गैसियस एक्सचेंज सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तब रूट्स को थोड़ी हेल्प करनी पड़ जाती है और रेस्पिरेशन में हाथ बटाना पड़ता है. तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? जो रूट है वो सॉइल से बाहर आने लगता है. यानी नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट चलेगा. यहाँ पे देख रहे हो, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट. तो अब इस केस में क्या हो गए? कुछ रूट, नॉट ऑल, सम रूट्स विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल. यानी वो बाहर की तरफ, सॉइल से बाहर निकल रहे हैं, जैसे स्टेम निकलते हैं. तो वो बाहर निकलने के लिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट की रिक्वायरमेंट, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. सो दैट थिंग विल हैपन. सो पहली चीज ही मैं यहाँ लिख देती हूँ, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट. और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी. ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन मार्शी एरिया, या फिर मार्शी एरियाज को आप क्या बोलोगे? मैंग्रोव्स, स्वैम्पी, राइट, हेलोफाइट्स भी बोल सकते हैं. तो इस टाइप के एरियाज में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो रूट्स क्या होंगे? दे विल कम आउट ऑफ सॉइल. रूट विल कम आउट ऑफ सॉइल. ठीक है. अब इस टाइप के रूट्स को आप क्या बोलोगे? दिस टाइप ऑफ रूट इज नोन एज न्यूमेटोफोर. यानी रेस्पिरेटरी रूट्स का दूसरा नाम क्या है? न्यूमेटोफोर्स. ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. न्यूमेटोफोर यानी जो रूट बाहर आ चुका है सॉइल के, दैट इज न्यूमेटोफोर्स. एग्जाम्पल, प्लांट एग्जाम्पल दे रही हूं मैं. एग्जाम्पल इज राइजोफोरा. Okay, this is all about basically your modification of root. Not all about. अभी मैं adventitious root modifications भी आपको थोड़े से बताऊंगी. थोड़े से और modifications है. Basically इस type के जो modifications means ये जो overall हमने modification पढ़े, ये tap root को specify करता है. यानी tap root में
इस टाइप की मॉडिफिकेशन देखोगे। क्यों देखोगे? कंक्लूजन कैसे है, ये सारे चीज डायग्राम्स को ध्यान में देखो और इस डाइकॉट के डायग्राम को ध्यान से देखो, सिमिलैरिटी दिख रही है। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको मॉडिफिकेशंस बताए, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू टैप रूट ओरिएंटेड, उन्हीं के लिए था। बट एडवेंटिशियस रूट में भी इस टाइप के मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन इन एडवेंटिशियस रूट। ये चेंज कर दूं, इतना हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. So let's discuss modification adventitious root. अब जो मॉडिफिकेशन आपने पहले देखे, सिमिलर मॉडिफिकेशन यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग होगा। प्लांट्स तो वही हैं, एट द एंड कैटेगरी एंजियोस्पर्म ही है और रिक्वायरमेंट सबकी सेम ही होती है। तो अब क्या होगा, जो पहला एग्जाम्पल है दैट इज अगेन, जो पहला टाइप है अगेन फॉर फूड स्टोरेज, बट इनके बस नाम अलग अलग हो जाएंगे। फूड स्टोरेज में वहां पे हम नैपिफॉर्म देख रहे थे, कोनिकल देख रहे थे, यहाँ पे नाम उनके अलग है। कौन कौन से हैं? पहला है ट्यूबरस, फर्स्ट इज ट्यूबरस। ट्यूबरस यानी ओवरऑल क्या करेगा, ये बंच फॉर्म करेगा, ठीक है। यानी डायरेक्टली जो रूट्स हैं वो स्वोलन होने लगेंगे। इट मींस, अब ये डायग्राम को ध्यान से देखना, ये जो रूट है अब ये क्या होगा, ये स्वोलन होने लगेगा जगह जगह, फूड स्टोर करना है ना। तो क्या होगा, जो भी वो स्वोलन हुआ है वो स्वोलन एरिया बंच में अपीयर होगा। ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ देखा है? पोटैटो, पोटैटो की खेती करते हुए देखा है कभी, आसपास देखा है आपके गांव वगैरह में? तो जब उसको निकालते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है बाहर। तो दैट इज बेसिकली योर एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। सो ट्यूबरस फॉर्म यानी स्वोलन बंच, ओके। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, से कॉमन दैट इज स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा, इसी की कैटेगरी में एक और टाइप हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फेसिक्यूलेटेड। फेसिक्यूलेटेड मतलब कि अभी ये जो बंचेस हैं ये डायरेक्टली स्टेम से अराइज होंगे। यानी अभी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डायग्रामेटिकली डिफरेंशिएट करवाऊंगी। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ भी बंच है, यहाँ भी बंच है, बट यहाँ रूट्स जो हैं पूरा बनने के बाद लेटर फेज में जो रूट्स हैं वो स्वोलन फॉर्म में हो रही है। तो जो स्टेम के साथ जो कनेक्टेड पोर्शन है वो अभी भी थिन ही है, बट यहाँ पे कैसा है, जो स्टेम से कनेक्टेड पोर्शन जो रूट स्टार्ट होता है वहीं से ही स्वोलन फॉर्म, उनका बंच फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। यानी स्वोलन बंच arise from lower node of the stem, क्योंकि अभी बताया नोड्स एंड इंटर नोड सिर्फ और सिर्फ शूट सिस्टम में होंगे। अभी डायग्रामेटिकली कंसिडर करने की कोशिश करते हैं कैसा है। सपोज दिस इज योर मार्जिन अर्थ, अभी यहाँ पे कैसा हो रहा है, दिस इज योर रूट, ये आपका स्टेम पोर्शन, वहां से रूट अराइज हो रहा है, और अराइज होने के बाद जो ब्रांचेस है ना, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, उनमें स्वेलिंग हो रही है। तो इस टाइप का फॉर्म वो बना रहे हैं, दैट इज योर ट्यूबरस। अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा, सपोज दिस इज अगेन योर स्टेम एंड ये आपका ग्राउंड, तो ये जो उसका लोअर नोड है, ये लोअर नोड से स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी वो रूट बनता जाएगा बट स्वेल्ड फॉर्म में बनता जाएगा। तो एग्जैक्टली स्टेम के नीचे से ही आपको ऐसा लगेगा, जो खाने की चीज है या जो रूट फॉर्म है वो स्टेम के नीचे से ही फॉर्म होने लगेंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्यूबरस एंड फेसिक्यूलेटेड। सो एग्जाम्पल मैं इसका देती हूँ, डहलिया, ओके। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं आपको इन दोनों के ही पिक्चर एक बार शो करती हूँ, हाउ इट लुक्स, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए।
ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो अभी राइट साइड के पिक्चर को ध्यान से देखना, ये एक डहलिया रूट है, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था, ये स्टेम पोर्शन है और ये उसका मे बी लास्ट नोड होगा, ठीक है। इनके पास नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, जहां भी इनके ब्रांचेस वगैरह जहां से भी इमर्ज होते हैं वो नोड रीजन से होते हैं। तो अब नोड रीजन है यानी अभी रूट शुरू भी नहीं हुआ, वहीं से इनका फैट या स्वोलन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, यानी फूड स्टोरेज पहले ही स्टार्ट हो जाता है और रूट अभी तक शुरू हुआ नहीं है प्रॉपरली। सी, अगर आप ट्यूबरस एंड फेसिक्यूलेटेड, ये अगर आप नॉर्मली देखोगे तो शायद इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। आपको ओरिजिन देखना है कि एग्जैक्टली वो अराइज कहाँ से हो रहे हैं। सो दिस इज द नोड बेसिकली, और यही नोड से डायरेक्टली स्वोलन फॉर्म, नॉट रूट, स्वोलन फॉर्म ऑफ रूट अराइज हो रहा है। दैट इज अबाउट डहलिया। देन मैं आपको थोड़ा बेसिक डायग्राम स्वीट पोटैटो का दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो, नॉर्मल रूट्स भी है और बीच बीच में क्या है, स्वोलन फॉर्म है। ओके, सो और इनका जो अराइवल है या फिर ये जहां से भी ग्रो हो रहे हैं वो इंटरनोड या नोड या स्टेम के पोर्शन से ग्रो नहीं हो रहे, वो रूट के पोर्शन को ही स्वेल कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग लुक्स। ये डायग्राम समझ में आया? ओके, क्लास को समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is the basic difference between tuberous and fasciculated. अभी इसके अलावा और छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, मैं कुछ और देती हूँ उसके अलावा, जो आपके बहुत सारे डिटेल एग्जाम्पल्स मॉड्यूल में हैं। तो अब आपको क्या करना है, जितना मैं दे रही हूँ वो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस में रहता है, इसलिए मैं आपको उतना पढ़ा रही हूँ। बाकी जो उससे ज्यादा रूट्स हैं और उसके जो नाम है वो आप स्लोली सेशन होने के बाद, जब ये चैप्टर हो रहा होगा और आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तब आप थोड़ा सा पढ़ना धीरे धीरे, बट एक बार में आप बर्डन मत लेना बॉटनी का, क्योंकि फिर इंटरेस्ट आप लूज कर दोगे। नेक्स्ट टाइप है स्टिल्ट रूट्स। अभी स्टिल्ट रूट्स क्या है कि बेसिकली ये कहाँ से अराइव हो रहे हैं, लोअर नोड से, यानी अगेन स्टेम के लोअर नोड से अराइज हो रहे हैं, बट ये ऑब्लिकली जा रहे हैं, यानी डायगोनल शेप में ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट हो रहे हैं। कैसे, आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं बताऊंगी। So root arise from lower node of stem and enter in soil obliquely. Oblique किसको बोलते हैं? इस साइन को oblique बोलते हैं ना, ठीक है, जो स्लैश वाला साइन होता है दैट इज oblique साइन। तो अब यहाँ पे कैसी ग्रोथ हो रही है, डायग्राम देखना। ये आपका नॉर्मल स्टेम है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब ये जो इंटरनोड्स है, जो ये लोअर नोड है, यहां से अब सब अराइज होने लग गए रूट्स, और ये डायगोनली, सपोज दिस इज द ग्राउंड, तो ये अब डायगोनल फॉर्म में अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा पता है आपने कहाँ देखा है, सबने देखा है, शुगर केन, ठीक है, गन्ने के खेत में गए होगे, गन्ना खाया होगा, गन्ने का जूस पिया होगा, तब वहां पे आपने अगर उनका रूट रीजन नोटिस करोगे तो वो ऑब्लिक एंड होता है। सो दिस इज नोन एज स्टिल्ट रूट। तो इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं। एग्जाम्पल इज शुगर केन एंड मेज, यानी मक्का या कॉर्न, तो उसका भी रूट का ग्रोथ इसी फॉर्म में रहता है। ओके, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, इसके अलावा और क्या क्या मॉडिफिकेशन है, अब सब इजी इजी है। नेक्स्ट इज प्रॉप रूट्स। इसमें इंपॉर्टेंट ट्यूबरस, फेसिक्यूलेटेड एंड स्टिल्ट ही है, बाकी सिर्फ मैं आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ। इससे बहुत ज्यादा मॉड्यूल है, बट बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख के आप पैनिक मत करना, जो इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी मैं बता रही हूँ। अभी प्रॉप रूट्स मीन्स जो रूट्स है दे आर अराइजिंग फ्रॉम ब्रांचेस, रेडिकल से नहीं हो रहे, रेडिकल रीजन से नहीं, ब्रांचेस से अराइज हो रहे हैं। सो रूट्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रांचेस। ऐसे रूट्स कहाँ देखे हैं, कैन एनीवन टेल मी? कुछ आसपास नोटिस किया होगा?
ब्रांचेस से रूट्स कहाँ देखे आप सबने निकलते हुए? ऐसा लगता है कि बहुत सारे, कहाँ पे? Banyan tree. राइट, बनियान ट्री। यस सिद्रा, Ma'am, Saturn. राइट। सो बेसिकली बैनियन ट्री में आपने इस टाइप का रूट देखा है, यानी वो पर्टिकुलर ब्रांचेस जो होते हैं वो ब्रांचेस क्या शो करेंगे, ये तो आपका मेन रूट हो गया ट्री का। उसके ब्रांचेस मेन रूट्स अराइज करवाते हैं, क्यों? प्लांट के सपोर्ट के लिए। द प्लांट इज वेरी हैवी एंड बिग, और वो बहुत बड़ा सरफेस एरिया कवर करता है। उसको बैलेंस आउट करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर द पर्पस ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट, उस चीज को हम बोलेंगे प्रॉप रूट्स। देन एक और टाइप आ जाती है, फोर्थ टाइप, दैट इज एपीफाइलस या फॉलियर रूट्स। एपीफाइलस या फॉलियर टाइप आ गया। फॉलिएज वर्ड हमने लीव्स के लिए सुना था। तो यानी रूट्स कहां से अराइज हो रही हैं? लीव से। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। अभी कहां से होंगे रूट्स? अराइजिंग फ्रॉम लीव्स। मैं ये भी एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम प्लांट देखा है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। किसी किसी के तो घर में भी होगा, ध्यान भले ही नहीं दिया होगा, किसी के घर में होगा जरूर। मैं इसका फोटो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। देन लास्ट टाइप जो मैं आपको समझा रही हूँ, दैट इज सकिंग और पैरासिटिक। पैरासिटिक रूट और सकिंग रूट यानी दूसरे प्लांट की बॉडी में क्या करेगा, वो एंटर कर जाएगा और ग्रो होगा, डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेगा। सो एक्सप्लेनेशन विल बी roots enter in the stem of host plant. एग्जाम्पल, ऑलरेडी एग्जाम्पल इसका डिस्कस कर लिया है, दैट इज कस्क्यूटा। ओके, गिव मी 2 minutes ऑफ टाइम, मैं आपको ब्रायोफाइलम एंड कस्क्यूटा ये दोनों ही दिखा। Okay, students, can you all see the right side of the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये लीफ है, और लीफ से क्या मॉडिफाई हो रहे हैं? रूट्स मॉडिफाई हो रहे हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स। ये उनका लीफ, और ये लीफ का मॉडिफिकेशन इस तरीके से उसमें से रूट्स इमर्ज होंगे, दैट इज ब्रायोफाइलम। ठीक है, आप सबके घर में शायद ब्रायोफाइलम होगा भी एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, एंड दिस इज हाउ द रूट्स अपीयर बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कस्क्यूटा। दिस इज हाउ कस्क्यूटा लुक्स। देखा होगा जंगलों में सबने, ऐसा लगता ही नहीं कि वो उसी प्लांट का पार्ट नहीं है, ऐसा कभी लगता ही नहीं है। ऐसा लगेगा कि ऐसा लगेगा सेम ही प्लांट है, बट एक्चुअली एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट क्या कर लेता है, अपने आप को ग्रो करवा रहा होता है। ओके, ये जो ऑरेंजिश कलर और ये येलोइश कलर बना रहे हैं, दैट इज कस्क्यूटा। सी हाउ इट लुक्स। वो किस तरीके से पूरा का पूरा अपने आप को कवर कर लेते हैं ऑन अनदर प्लांट, होस्ट प्लांट। So this is basically the nature of Cuscuta, that is parasitic nature. They are also plants but still parasites. Okay, बात समझ में आई? Modification of root समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes. Okay, let's take 5 minutes break. उसके बाद में आपको थोड़े से और फोटोज कलेक्ट करके फिर सेशन हम कंक्लूड करते हैं। मैं जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन आज नहीं दूंगी। Let's take Ma'am?
यस। जो एलोवेरा पे जो ब्राउन रेड थॉर्न्स होते हैं ना, स्पाइन्स लाइक, वो मीन्स वो थॉर्न्स होते हैं। डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट हम स्टेम और लीफ मॉडिफिकेशन जब देखेंगे, आपको सारा एलोवेरा या दूसरे और भी जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, बट वो रूट मॉडिफिकेशन नहीं है, बट दैट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लीफ एंड स्टेम मॉडिफिकेशन का मिक्स होता है एलोवेरा। ओके। ओके, लेट्स टेक ब्रेक देन। बाकी चैट में काफी बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं आपके क्वेश्चन का भी वन बाय वन आंसर करती हूँ।
एवरीबडी हियर? कुछ क्वेश्चंस पूछा है बच्चों ने अबाउट बीट रूट. सो बच्चे बीट रूट एग्जैक्टली जैसे टर्निप था उसी में से है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ. सो नैपी फॉर्म. तो यहाँ पे टर्निप के साथ साथ आप बीट रूट भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. ओके, सो ये हो गया आपका वन ऑफ द नेपी फॉर्म ऑफ फ्रूट, क्योंकि इसका भी पार्ट जो है दैट इज स्वोलन, यानी स्वोलन टैप रूट का वन ऑफ द मॉडिफिकेशन. देन किसी ने पूछा है अबाउट सेमिनल रूट्स. अक्षता, सेमिनल रूट्स बेसिकली एनाटॉमी में और आपके टाइप ऑफ रूट्स के बारे में देखा जाएगा. सो बेसिकली जब फर्स्ट रूट बनता है यानी जो फर्स्ट डेवलपमेंट होता है उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं. यानी रेडिकल से जो पहला ब्रांच अराइज होता है दैट इज योर प्राइमरी रूट. एंड उस ब्रांच से और उस रूट से फर्दर उनकी सब ब्रांचिंग हो जाती है और फिर सेकेंडरी ग्रोथ होता है. तो जो सेकेंडरी ग्रोथ डेवलपमेंट हो, नॉट नेसेसरी कि वो रूट से ही हो, कभी कभी स्टेम से हो जाएगा, उनके दूसरे नोड से हो जाएगा, और ज्यादा मे बी एंकरिंग के लिए या फिर एब्जॉर्प्शन के लिए या उनके पर्पसेस के हिसाब से उनका फंक्शन अगर वैरी करे तो उस टाइप के रूट्स को हम सेमिनल रूट्स बोलते हैं. हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रूट्स भी पढ़ेंगे. आपके एनसीईआरटी में एक्चुअली बेसिकली 4 टाइप ऑफ रूट्स दिया गया है, जिसमें कि एडवेंटिशियस फाइब्रस को कंप्लीटली सेपरेट रखा गया है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, बट मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसलिए हम मॉडिफिकेशन के जो रूट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से देखते हैं. ओके, दैट इज योर सेमिनल. अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट स्टिल हियर? नो मैम. ओके, सो मुझे एग्जैक्टली आपको मैं एक और पिक्चर आपको दिखाती हूँ दैट इज रिलेटेड टू पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली वो कैसे ट्रैप करते हैं और कहाँ पे फूड स्टोर करते हैं. आई गेस सबने देखा है, बट स्टिल ओके. कैन यू ऑल सी दिस डायग्राम? सब लोग देख Yes, पा ma'am. रहे हैं? राइट. सो बेसिकली ये क्या है, हमारे कार्निवोर्स प्लांट्स. तो ये कार्निवोर्स प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्रॉपर वेसल है और इस वेसल के अंदर जो है पर्टिकुलर फ्लाई, इंसेक्ट्स, ये सब ट्रैप हो जाते हैं. उसके अलावा दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कार्निवोर्स प्लांट. सी, ये क्या कर रहे हैं, ये टीथ लाइक, माउथ लाइक स्ट्रक्चर है इनका पूरा, और ये जैसे ही इसके अंदर पर्टिकुलर इंसेक्ट या बी या फ्लाई बैठेंगे, बैठने के बाद वो क्या कर लेंगे, वो क्लोज कर लेंगे खुद को, और उनके डाइजेस्टिव चेम्बर्स होते हैं, उनके तुरंत एंजाइम सिक्रीट करेंगे उनको डाइजेस्ट करने के लिए. सी हाउ इट लुक्स. एंड पीपल कीप देम एट देयर होम. वो घर पे इन सब चीजों को ग्रो करते हैं. और जो पिचर प्लांट है, यानी पिचर यानी मटका, वेसल या वास जो इनको बोलते हैं, तो वो उसकी तरह उनका शेप होगा. और बेसिकली उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस. तो जैसे ही ट्रैप फ्लाई उसमें गिरेगा या इंसेक्ट गिरेगा, और वो क्या कर लेगा, इमीडिएटली रिएक्शन स्टार्ट कर देगा एंड दे ऑल विल डाई. सो दिस इज हाउ दीज प्लांट लुक्स. राइट, इंसेक्टिवोरस भी इन्हीं को बोलते हैं. तेजस, यू आर राइट. ओके, सो दिस वाज अबाउट रूट मॉडिफिकेशन. आपके मॉड्यूल में इन एडवेंटेशियस रूट एक 2-3 मॉडिफिकेशंस और दिए हुए हैं, वेरी इजी, वो एक्स्ट्रा है थोड़े. मींस आपके मॉड्यूल में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी. मैं कट डाउन करके आपको मेन कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी कि कौन से जो एनसीईआरटी के रिलेटेड भी है, आपके एग्जाम में भी सबसे ज्यादा आते हैं, और थोड़ा एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से. हम ओवरलोड नहीं करेंगे खुद को इंफॉर्मेशन के साथ. ओवरलोड नहीं करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. बट यहाँ तक रूट मॉडिफिकेशन तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है. अभी आपके कैसे एग्जाम्स चलेंगे, नेक्स्ट वीक से आप सबके ऊपर बर्डन है, सो दैट्स व्हाई मैं आपको हेवी टॉपिक मैंने स्टार्ट नहीं किया. इनिशियल जो रूट मॉडिफिकेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो टॉपिक है, वो इनिशियल पार्ट जो है वो बेसिकली बहुत इजी है. रूट एंड स्टेम मॉडिफिकेशन इजीएस्ट टॉपिक है. नेक्स्ट आप देखोगे स्टेम मॉडिफिकेशन. जिनके पास भी ये मॉड्यूल नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड, ताकि ये सेशन खत्म होते ही मैं आपको ये मॉड्यूल सेट कर दूं. Okay, 3 people, 5, 6, 7. Okay, enough people जिनके पास नहीं है. ठीक है, तो मैं ये सेशन खत्म होने के बाद. Yes.
सिन्नर के जितने बच्चे उनके पास नहीं है मैम, मतलब नहीं है, मुझे जितना ओके, ठीक पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिन्नर के बच्चों के लिए आई थिंक मैंने PNMT 1 ग्रुप में ऑलरेडी भेजा था, 2 में भी मैं भेज दूंगी, तो सिन्नर के बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे फिर। और बाकी पिंपल गांव के बच्चे और नासिक के जो कुछ बच्चे हैं, सो आप लोगों को भी मैं सेंड कर देती हूँ। तो जैसे जैसे जो हम टॉपिक करेंगे वो हम सेंड करते जाएंगे। देखो प्रैक्टिकली आपका बॉटनी 1 एंड जूलॉजी 1 हुआ है अभी तक, ठीक है। अभी हम करंटली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बॉटनी 2 का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस बॉटनी 2 का है। तो बॉटनी 2 में 4 चैप्टर आते हैं, सेल का पूरा यूनिट एंड मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ये चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जूलॉजी 2 से ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट होती है। तो मुझे क्या करना है, आपका बॉटनी 2 एंड जूलॉजी 2 पैरेलली स्टार्ट करना है। तो अभी ये वीक मैं आप पे फोकस करूंगी। आपका मॉर्फोलॉजी जब ऑलमोस्ट 70% 80% हो जाओगा ना, तभी मैं आपको एक कॉमन बॉटनी ग्रुप में डालूंगी, ताकि आप टॉपिक समझ पाओ, कॉन्सेप्ट समझ पाओ। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा। मॉर्फोलॉजी छोड़ के डायरेक्टली एनाटॉमी में आपको मैं जंप नहीं करवा सकती, दैट इज द रीजन। ओके, चलो नेक्स्ट मैं आपको यस मैम आप अभी क्या बता रहे थे, क्या सेंड करने वाले हैं आप? बॉटनी 2 मॉड्यूल ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी, जिन बच्चों के पास नहीं है। ओके ओके, सो अभी स्टेम मॉडिफिकेशन हम देखेंगे। रूट मॉडिफिकेशन तो हो गया, जिसमें रूट के डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल पर्पस। मैं सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ, इसका इंट्रो करके रैप करते हैं। जैसे कि हमने रूट में इनका मूवमेंट डिस्कस किया था रूट का, वैसे इनका भी मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक बोल सकते हैं इनके मूवमेंट को, बिकॉज इट इज ग्रोइंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल, सो नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है। देन एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्टेम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स एंड इंटरनोड्स क्यों, क्योंकि नोड्स जो होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं। अगर फर्दर कहीं ब्रांचेस बनने हैं तो ब्रांचेस या लीव्स या किसी भी टाइप का फ्लावर या कोई भी अदर फ्लोरल पार्ट और शूट सिस्टम अगर डेवलप होगा तो वो नोड रीजन से होगा। नोड रीजन में क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, यही रीजन होता है। तो ये चीज जो ये बातें हैं ना नोड और इंटरनोड की, एनाटॉमी में क्लियर होती है, बट नॉलेज अभी से ही रखना स्टार्ट करना है। सो नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यही वो नोड्स हैं जो फ्यूचर में ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, लीव्स, ये सारी चीजें ग्रो करती हैं, ठीक है। अभी इनका भी जो मॉडिफिकेशन होता है, यानी ओवरऑल जो भी आप मॉडिफिकेशन पढ़ोगे वो मॉडिफिकेशन किसी न किसी पर्पस के लिए ही होता है, जिनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है स्टोरेज ऑफ फूड। जब भी फूड की क्राइसिस हुई है और उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ी है, प्लांट का पूरा पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है या किसी न किसी टाइप का मॉडिफिकेशन करता है। सो फर्स्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड। सेकेंड अगर मैं देखूं, इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए भी मे बी समटाइम प्लांट कैन नॉट अफोर्ड फ्लावर, उसका मैन्युफैक्चरिंग और पॉलिनेशन तक का वेट नहीं कर सकता, और उसको अपना पॉपुलेशन ग्रो करना है, दे नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए स्टेम खुद को कभी कभी मॉडिफाई भी करते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसमें, दैट इज पेरिनेशन। अभी पेरिनियल प्लांट हमने पढ़ा था, यानी लॉन्ग लिव्ड प्लांट। सो दैट इज द मेन रीजन, पेरिनेशन, यानी हर प्लांट चाहेगा कि हम ज्यादा दिनों तक जिंदा रहें, उनकी लाइफ स्पैन बढ़े। सो पेरिनेशन मतलब टू इंक्रीज लाइफ स्पैन, ताकि वो खुद को पेरिनियल की कैटेगरी में मेंटेन करवा सके लाइफ स्पैन। ओके, यस भूमिका। सर्वाइवल फॉर मोर डिवीजन, ये भी पेरिनेशन ही है क्या? राइट, करेक्ट, वो भी इसी का टाइप है। नेक्स्ट इज फॉर प्रोटेक्शन, समटाइम्स स्टेम हैज टू टेक एक्शन। तो वो अपने आप को थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स या अपने लीव्स को मॉडिफाई करवाने में हेल्प करेगा, या खुद को फोलिएज की स्केली के फॉर्म में कन्वर्ट करवा देगा, फ्लैट कर देगा, ठीक है, या फिर कुशन इफेक्ट देगा। तो इस टाइप के मॉडिफिकेशंस अगर हो रहे हैं तो वो टाइप के मॉडिफिकेशंस में इन्वॉल्व, इस टाइप के मॉडिफिकेशंस के लिए स्टेम जो करते हैं अपने आप को ओवरऑल चेंज कर देते हैं। अभी डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉडिफिकेशन हमें टोटल जो पढ़ने हैं वो 5 to 7 कैटेगरीज पढ़नी है। मींस टोटल जो है दैट इज 5 to 7 के आसपास है।
मैं आपको वो सारे बताऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट है, मीन्स कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है तो वही मैं बताऊंगी। जैसे स्टेम में 3 टाइप के मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। पहला तो रहता है मेजर जो 3 टाइप है, सुपरफिशियली बता रही हूँ। अंडरग्राउंड, यानी स्टेम ऐसे भी होंगे जिनको जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट देना पड़ेगा, जो उसका नेचर नहीं है। जो नेचर में नहीं है वो करना पड़ता है, तब उसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। वही बातें आपको पढ़नी है। सो पहला हो गया अंडरग्राउंड, दूसरा हो गया सब एरियल, यानी थोड़ा थोड़ा जमीन के अंदर एंड थोड़ा हवा में, दैट इज सब एरियल। इसी में क्रीपर्स की कैटेगरी आ जाती है, जो क्रीपर्स रनर्स जो आप देखते हो उनकी कैटेगरी सब एरियल्स में आ जाती है। एंड उसके बाद टोटल एरियल। टोटल एरियल में क्या होगा, स्टेम मे बी टेंड्रिल्स, थॉर्न, इस टाइप के केसेस में अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। ओके, सो दीज आर द मेजर 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस जो आपको पढ़ने हैं। मेरे पास PNMT 1 बैच के कुछ ऑलरेडी एडवांस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। इफ यू वांट तो मैं आप लोगों को हर नेक्स्ट लेक्चर से पहले वो लेक्चर सेंड कर सकती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। चलेगा सबको? मैं वो सेंड करूँ या फिर आप फ्रेश ही Yes, ma'am. पढ़ोगे? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, Yes, गुड। ma'am. सो आई विल सेंड, और इतना ही अभी के लिए। आई विल ऑल्सो, आई हैव प्रिपेयर्ड वन PPT जिसमें कि कुछ पिक्चर्स मैंने कलेक्ट किए हैं। जितने भी डिफिकल्ट प्लांट्स, आप पूरे चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट प्लांट्स पढ़ोगे उससे रिलेटेड कुछ फोटोज हैं उसमें, ताकि एक ही जगह पे आपकी सारी असेंबली हो। फ्यूचर में आप रिविजन करोगे, भूल गए रिविजन करते करते, याद नहीं आ रहा अभी, जैसे कस्क्यूटा कौन सा है, अभी अभी देख लिया है बट हो सकता है फ्यूचर में हम भूल जाए, या नेपीफॉर्म मॉडिफिकेशन क्या होता है, कोनिकल क्या होता है, याद नहीं आ रहा है। तो याद नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं, PPT एक बार देख लेना, सिर्फ वर्ड और पिक्चर है, और कुछ नहीं है उसमें, कोई राइटिंग नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, तो वो सिर्फ पिक्चर कलेक्शन है। राइटिंग और डेफिनेशन के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज देयर, और बाकी मॉड्यूल है। तो इतना लिख के आपको देके कोई फायदा नहीं है। तो मैंने पिक्चर्स कलेक्ट किए कि बार बार हमेशा गूगल सर्च नहीं हो पाता और हमेशा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहती है, बट पढ़ना तो हमेशा ही पड़ेगा ना। तो ऐसे स्टोरेज अपने पास रखो, इस टाइप के कलेक्शंस अपने पास रखो, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए रखते हो आप लोग, तो वैसा रखोगे तो क्या होगा कि आपके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, और आपके लिए बॉटनी काफी इजी हो जाएगी। ओके तेजस, दिस इज एक्चुअली योर 6th चैप्टर। ये अपना स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो 5th चैप्टर है, NCERT की यूनिट 2 का 2nd चैप्टर है, और 1st चैप्टर है, सॉरी इफ आई कैन बी रॉन्ग। तो बेसिकली 2nd यूनिट पढ़ रहे हैं। I was asking for the which chapter recording there बॉटनी bot वाला, ये वाला this चैप्टर जो chapter हम ना बॉटनी पढ़ा रही हूँ ना, ये ऑलरेडी PNMT 1 में हो चुका है, तो उनके मेरे पास रिकॉर्डेड सेशंस है, तो मैं वो आपको भी भेज सकती हूँ रिकॉर्डेड सेशंस। यानी सपोज परसों हमारी क्लास है, तो एडवांस में मैं आपको 1 या 2 रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, एंड वो रिकॉर्डिंग आप देख कर आओ, तो एक नॉलेज लेकर बैठोगे, आप नॉलेज लेकर बैठोगे और आपको भी समझने में इजी हो जाएगा। ओके, सो ये भी आप कर सकते हो, और वो मेरी ही रिकॉर्डिंग है, तो सेम वॉइस, सेम मीडियम, सेम वे ऑफ टीचिंग, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई और पढ़ा रहा है या कोई और कंटेंट है, तो वो भी आपको क्लैश नहीं होगा। ओके, सो दिस इज हाउ हमें मॉर्फोलॉजी ओवरऑल स्टडी करनी है। ओके, यस। ओके, मुझे लगा कि दूसरा वाला चैप्टर। नहीं नहीं, और बाकी जो चैप्टर्स है ना बच्चे, वो जूलॉजी के मैंने उनके लिए नहीं है, जूलॉजी के और तो कुछ खास नहीं है, बॉटनी के ही चल रहे हैं। और आपको मैंने पहले स्टार्ट किया था पढ़ाना, उनको लेट किया था, और आपको इनफैक्ट आपके साथ मैंने ज्यादा चैप्टर कवर किया, उनके साथ कम किया, बट क्योंकि उनका सेशन जो है वो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, आप लोगों से 2 to 3 मंथ्स पहले, तो इसीलिए उनका ओवरऑल चैप्टर जो है वो 4 to 5 चैप्टर्स आपसे आगे चल रहे हैं, बट वो जूलॉजी के हैं। तो जैसे ही हम पैरेलली बॉटनी करने लगेंगे, तो आपका जो मैं जूलॉजी, जो बचे हुए क्लासेस में जूलॉजी लूंगी, तो हम भी फटाफट ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। सो तो क्या होगा, दिसंबर तक आपका काफी सिलेबस कवर अप हो जाएगा। ठीक है श्रुति, आई एम प्लानिंग टू चेंज द टाइम। अभी बस कमिंग वीक में एग्जाम थे, तो ये वीक का बस प्रॉब्लम है, तो ये वीक आपका वैसे भी मैक्सिमम हमारा जो लास्ट सेशन होगा वो रिविजन का ही होगा। बस 2 क्लासेस मॉर्फोलॉजी की होंगी, 3rd क्लास में आपका रिवीजन रखूंगी, संडे को टेस्ट, उसके बाद बाकी सारे बच्चे अपने कॉलेज लेवल टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, कॉलेज लेवल एग्जाम सबके स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद दिवाली होगी। अभी दिवाली में देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, 2 to 3 डेज हॉलीडे तो सबको चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी चाहिए। आई एम नॉट श्योर कोई ऑनलाइन सेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या ऑफलाइन भी क्या होगा,
उसके बाद ही हमारा फिर से एक प्लान बनेगा। तो ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, दिवाली के बाद का समझ के रखो। अभी ये वीक में जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाएंगे, उसके बाद आपके एग्जाम में आप बिजी हो जाओगे, और एग्जाम के बाद आई थिंक 4th दिवाली ना, तो 5th के बाद ही शायद आपको और मुझे दोनों को टाइम मिलेगा कोई भी चीज करने के लिए, या फिर सब कुछ स्टार्ट करने के लिए। तो वो तब के लिए, बट दिवाली से पहले मैं आपको एटलीस्ट मॉर्फोलॉजी तो भी खत्म करवा दूं, कैसे भी करके इन द सेंस कि अभी ये 2 क्लास है, 2 to 3 क्लास मुझे और चाहिए होगी आपकी मॉर्फोलॉजी के लिए। तो आपके एग्जाम खत्म होने के बाद अगर 1 या 2 क्लास एक्स्ट्रा होगी और मेरे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख लोगे, तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा उस टॉपिक को लेकर। और वो अगर आ गया, वो कॉन्फिडेंस पता चल गया आपको, तो फिर क्या होगा, एनाटॉमी आपकी और पीएनएमटी 1 हम दोनों का साथ में एनाटॉमी स्टार्ट कर देंगे। ओके, सॉरी नॉट, हाँ यस, प्लांट एनाटॉमी हम साथ में स्टार्ट कर देंगे, तो आपका बॉटनी का लेवल दोनों का सेम हो जाएगा। तेजस, आपके मेजर टेस्ट संडे का जो टेस्ट है उसके लिए शायद एनसीईआरटी के फर्स्ट 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, बट फर्स्ट 5 चैप्टर्स आ रहे हैं जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो मैं मैनेजमेंट को बोल देती हूँ कि ग्रुप पे टॉपिक वाइज टेस्ट या मेजर टेस्ट जो भी हो रहा है उसका सिलेबस बायोलॉजी का आपको मेंशन कर दे। बट ट्रस्ट मी, मैक्सिमम चीजें हमारी हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ सेल यूनिट वाला कुछ रह गया होगा, तो क्योंकि वो हमारा हो नहीं पाया इसलिए तो उतना नहीं हुआ है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें हो चुकी। तो आपको नेक्स्ट जो मेजर टेस्ट आएगा इन दिसंबर, तब के लिए मुझे प्रिपेयर करना है। ये टेस्ट में तो आपको जितना आता है उतना आप अटेम्प्ट करके आओ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होगा दिसंबर, टारगेट रखो दिसंबर का, दिसंबर में बेस्ट रिजल्ट देना है पीएनएमटी 2 को, कुछ भी करके, ठीक है। बाकी आप अगर 5 चैप्टर आ रहा है, 5 में से 4 में आपने बेस्ट तरीके से पढ़ा है, देन आपको 80% प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, आराम से कर सकते हो, आराम से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। सिद्रा, आई एम नॉट श्योर अभी ऑफलाइन होगा ये वीक, तो एक क्लासेस हैं ऑफलाइन की, बाकी हम देखते हैं कि क्या है। सिन्नर का तो हो गया खैर ऑफलाइन, और एक शायद क्लास और है सिटी में। अभी सिटी में दोनों बैचेस में अब जितने भी बच्चे होंगे उनका मिक्स करके एक ऑफलाइन सेशन होगा, बिकॉज मंडे से मैक्सिमम बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। ओके मैम, आप वो नेमोनिक्स की पीडीएफ देने वाले थे ना? अरे हाँ, करेक्ट। सो आज मैं सारे काम पूरे कर देती हूँ, मैं आपको सब कुछ दे देती हूँ, जो भी कंटेंट है मेरे पास वो सब कुछ आज आपको मैं सेंड कर देती हूँ। ओके, चलो, सो दिस इज इट फॉर टुडे। बाकी बच्चे जिन्होंने प्रेजेंट ही नहीं दिए प्लीज सेंड कर दो, जो बच्चे रह गए हैं जिन्होंने अभी तक भेजा नहीं है मुझे वो। सो मैसेज में मुझे आप भेज सकते हो आपका नाम, क्योंकि मुझे ये रिकॉर्डिंग जो है वो भेजनी पड़ती है, तो जो चैट रिकॉर्डिंग है वो भी मुझे सेंड करना पड़ता है। सो अगर आप मुझे आपका प्रेजेंट ही भेजोगे तो उस प्रेजेंट ही से इजी हो जाएगा। सो बच्चे एक बार बार रिमाइंड नहीं कराना पड़े, मेरे रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद आप लोगों का नाम, इफ यू आर प्रेजेंट एब्सेंट जैसा भी है सिचुएशन, आप मुझे मैसेज करके दे सकते हो। ओके, वेटिंग फॉर 1 मिनट। यस, इन करना है क्या? सॉरी, क्या करना? भूमिका, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार रिपीट करोगे, क्या कह रहे थे आप? मैम, मतलब प्रेजेंट ही लगानी मींस क्या मैसेज में हमारा नाम सेंड करना है राइट, क्या? बस आपका नाम लिखना है, क्योंकि कुछ कुछ अपने पेरेंट्स के आईडी से भी लॉग्ड इन रहते हैं, तो मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए। तो आपका नाम, और इफ यू आर प्रेजेंट या फिर आपके यहाँ नेटवर्क इशू है तो आप बार बार ऑनलाइन ऑफलाइन जा रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी रीजन लिख दो, क्योंकि आप लोगों का प्रेजेंट ही लगाना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, एब्सेंट लग जाएगा फिर। और टीचर के जो भी रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं उसमें से बच्चों को एनालाइज किया जाता है कि कौन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन सा बच्चा कितने बार बात करता है, कितने बार नहीं करता है, कितने क्वेश्चंस पूछता है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो मुझे ये सारा का सारा डेटा भेजना पड़ता है। तो आपके नाम रहेंगे तो क्या होगा कि सपोज आप आधे घंटे के लिए हो बट बीच में नेटवर्क इशू हो गया और आपको जाना पड़ गया अनफॉर्चुनेटली, या कोई काम आ गया, तो स्टिल आपकी प्रेजेंट ही लग जाएगी, ठीक है। तो आप पे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ये टारगेट हमारा है। बाकी मैनेजमेंट के लिए बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों का ओवरऑल प्रेजेंटी एब्सेंटी ये सब ट्रैक करना। तो ये कन्वीनियंट पार्ट के लिए मैंने स्टार्ट किया। ओके, ये सबको बताया हुआ है, बट फिर से एक बार मैं बता रही हूँ रिमाइंडर के लिए सबको। ओके, सारे बच्चों ने भेज दिया है ना नाम, ये बच्चे आपके लिए ही है, जिन्होंने नहीं भेजा है प्लीज सेंड, बस 2 मिनट का काम होता है। ओके,
ओके, सो आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने अपना नाम पहले ही भेज दिया था, बाकी बच्चों ने अभी भेज दिया है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए। प्लीज रिविजन वगैरह करो। अगर कोई डाउट है, हमारी क्लासेस नहीं भी हो रही है तो भी आई एम ऑलवेज देयर, आप मुझे कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, जिस मोमेंट में फ्री रहूंगी, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी करते करते कुछ भी डाउट आ रहा है तो हो सकता है मुझे टाइम लगे रिप्लाई करने में, बट आप मुझे बार बार पिंग करोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगी आपको, ठीक है, क्योंकि काफी मैसेजेस होते हैं, उनमें से करते करते बहुत टाइम हो जाता है सारे मैसेजेस को देखते देखते। सो ट्राई टू रीड एवरीथिंग, सारी चीजें करो। सब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत ईजी है। आपने नीट लेवल का पढ़ लिया अभी, नीट लेवल का पढ़ने के बाद बोर्ड एकदम ईजी लग रहा होगा सबको, उसमें तो कुछ भी नहीं है। सो एकदम आसानी से आप लोग सारे पेपर, तो सब्जेक्टिव तो बहुत ईजी है। सीरियस अगर होना है तो संडे के एग्जाम के लिए थोड़ा सा सीरियसली प्रैक्टिस करो, अपने आप को जज करो इस बार के एग्जाम में कि आपका कितना लेवल अभी तक बिल्ड हुआ है। चाहे 4-5 चैप्टर्स ही क्यों ना हुए हो, उन चैप्टर्स में भी आपका ओवरऑल कितना लेवल है। एंड बिल्ड करने के बाद मेरे पास चाहो तो 1-to-1 हम डिस्कशन कर सकते हैं रिलेटेड टू योर रिजल्ट। ओके, चलो, Yes, बाय ma'am. एवरीवन, टेक केयर। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye.